हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 7 के बारे में, जो कि साइंस का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसको भी हम लोगों ने शामिल कर लिया है। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, जिसका संबंध है ऊर्जा से। तो प्रोटीन का संबंध किससे होगा? क्या प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, या प्रोटीन हमारे वृद्धि में सहायक होता है? प्रोटीन से हमें रेशा प्राप्त होता है, या प्रोटीन जो होता है वो रोग रोधी होता है? तो देखिए, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार जो प्रोटीन होता है उसको खाने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगर ऊर्जा की, तो देखिए ऊर्जा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से तो प्राप्त होता ही है, और किससे प्राप्त होता है? वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से तुरंत हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, मतलब सबसे जल्दी अगर ऊर्जा की बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, और सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें तो वो हमें वसा से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है रेशा। एक देखिए आहारी रेशा होता है, आहारी रेशा, जिसको हम लोग बोलते हैं रुक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग? रुक्षांश। जो रुक्षांश होता है वो भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है। ये हमें कोई भी प्रोटीन या फिर ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगला आपका ऑप्शन नंबर डी है रोग रोधी। तो देखिए, जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्न खाद्य पदार्थों में से किसके एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जिसके एक से अधिक भाग खाए जाते हैं? पहला हमारा है ऑप्शन आलू। तो देखिए, जो आलू होता है उसका सिर्फ हम लोग तना ही खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। बाकी कोई भी चीज आलू का हम लोग यूज नहीं करते हैं। प्याज की बात करें तो जो प्याज होता है उसका हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। और क्या खाते हैं? पत्ती भी खाते हैं। बात करते हैं मूली के, तो जो मूली होता है मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। और क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं। जो मेथी होता है, मेथी का हम लोग बीज खाते हैं। और क्या खाते हैं? पत्ती खाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जो आलू होता है सिर्फ हम लोग उसका एक भाग खाते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जिसमें रहेगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी है इसलिए ये भी गलत है, बी में है इसलिए ये भी गलत है, सी में हमारा है 2, 3 और 4, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है रुक्षांश कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, परंतु फिर भी ये हमारे भोज के अभिन्न अवयव है। क्योंकि ये देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि जो रुक्षांश होते हैं वो कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न अवयव है। क्यों है? पहला ऑप्शन है शरीर को घात रोधी आवरण प्रदान करते हैं। दूसरा है शरीर की कोशिकाओं को पुनः निर्माण करने में मदद करते हैं। तीसरा है पाचन प्रक्रिया मदद करते हैं। चौथा है रोगों से रक्षा करते हैं। तो देखिए, ये क्या करते हैं? पाचन प्रक्रिया मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोगों से रक्षा की बात करें तो वो आपके जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे हो गया ए, बी, सी, डी, ई और के, ये क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है निम्न में से किसका प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है? देखिए, जब हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा था, या फिर कॉपर सल्फेट के बारे में पढ़ा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, कि तनु आयोडीन के बारे में पढ़ा था। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? आलू लेते हैं। हम लोगों ने आलू लिया था क्योंकि एनसीईआरटी में आलू का ही एग्जाम्पल दिया है। और फिर हमने क्या किया था? इसमें डाइल्यूट आयोडीन मिलाया था, और हमने कहा था कि अगर इसका जो कलर है वो ब्लैक या ब्लू आता है तो इसका मतलब ये है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण करने के लिए आलू लेते हैं, उसका आयोडीन नमक उसमें डाइल्यूट आयोडीन मिलाते हैं, और फिर ब्लैक एंड ब्लू कलर आने का वेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है संतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऐसा कौन सा उत्प्रेरक है जो आपका यूज होता है हाइड्रोजनीकरण में?
देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त वसा का संतृप्त वसा में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। उसमें निके का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं वर्ड है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या मोनोसेक्राइड जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, डाइसेक्राइड जो है वो लैक्टोज होता है, संतृप्त वसा के अंतर्गत सरसों का तेल आता है, या फिर संतृप्त वसा के अंतर्गत मछली के यकृत का तेल आता है? तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड, और एक होते हैं डाइसेकेराइड, और एक आपके होते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो देखिए जो मोनोसेकेराइड होते हैं, अगर उसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग ग्लूकोज को रखते हैं, और क्या रखते हैं आपका एक फ्रक्टोज तो यहाँ एग्जाम्पल दिया ही है, और एक रखते हैं गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज को रखते हैं। डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग सुक्रोज को रखते हैं, सुक्रोज, और क्या रखते हैं, एक तो आपका लैक्टोज हो ही गया, हम लोग माल्टोज को भी रखते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो हम लोग रखते हैं स्टार्च को, स्टार्च हो गया आपका, फिर सेलुलोज आपका हो गया। ये सब जितने भी होते हैं ये होते हैं पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग एग्जाम्पल कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन कौन सी चीजें मोनोसेकेराइड में आती है, कौन कौन सी चीजें डाइसेकेराइड है, और कौन कौन सी चीजें पॉलीसेकेराइड है। तो देखिए जो मोनोसेकेराइड वाला ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, मोनोसेकेराइड जो होता है उसमें फ्रक्टोज आता है। दूसरा है डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड के अंतर्गत लैक्टोज आता है। अगला हमारा है संतृप्त वसा। तो बात कर लेते हैं संतृप्त वसा के बारे में, तो कुछ इसके कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। संतृप्त जो वसा होती है इसको कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। संतृप्त वसा जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए संतृप्त वसा की बात करें तो ये सामान्य ताप पे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अगर इनको सामान्य ताप पे हम लोग रख देते हैं तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अधिकतर ये क्या होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरा कैरेक्टर इनका ये है कि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आपका जैसे घी हो गया, घी क्या होता है, सामान्य तापमान पे यह ठोस होता है। मक्खन की बात करें तो ये सब क्या प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं मक्खन। लेकिन देखिए एक जो है अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है कि जो मछली के यकृत का तेल है, मछली के यकृत का तेल वो क्या होता है, अपवाद में होता है, क्योंकि ये तेल है तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, और जंतु से प्राप्त हो रहा है वो बात बिल्कुल सही है। ये बस सिर्फ सॉलिड फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये अपवाद में पाया जाता है। तो जो संतृप्त वसा होती है वो ठोस होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो क्या संतृप्त वसा के अंतर्गत सरसों का तेल आएगा? जी नहीं। इसलिए यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। और अपवाद में हम लोगों ने पढ़ा था संतृप्त वसा के अंतर्गत मछली के यकृत का तेल आता है। अब देखिए जो वसा होती है, वसा 2 प्रकार की होती है। एक तो हम लोगों ने संतृप्त के बारे में बात कर लिया, एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त जो वसा होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है, संतृप्त वसा का जस्ट अपोजिट होता है। यह क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से हमें प्राप्त होता है। जैसे जो सरसों का तेल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, पौधों से प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है, अपवाद है नारियल का तेल। नारियल का तेल जो देखिए जो नारियल का तेल होता है वो सामान्य ताप की अगर बात करें तो वो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है असंतृप्त जो वसा होती है वो द्रव की अवस्था में होती है। तो ये अपवाद के अंतर्गत आता है, बाकी तो ये पौधे से प्राप्त होता ही है। तो आई होप कि आप लोगों को संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बीच में अंतर पता चल गया होगा। तो देखिए बात यह है कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, हम लोग कौन सा जो है वसा उसको यूज करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हम लोग हमेशा असंतृप्त वसा की तरफ जाते हैं। जो असंतृप्त वसा है जो कि द्रव अवस्था में होती है और पौधों से प्राप्त होती है, वो जो होती है हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। तो आप लोगों को कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वासियोरकर और मरासमस है। देखिए क्वासियोरकर और मरासमस एक बीमारी का नाम है। कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन एवं ऊर्जा अभावजन्य रोग है। दूसरा है विटामिन ए अभावजन्य रोग है। तीसरा है विटामिन डी अभावजन्य रोग है, या फिर डी जो है कि विटामिन ई अभावजन्य रोग है। देखिए जो क्वासियोरकर है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा खनिज विटामिन B12 के लिए आवश्यक है? तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन करने से पहले हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। जो विटामिन B12 होता है उसका नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन।
मीन। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 को कहते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कोबालामीन में आप कोबाल्ट दिखाई दे रहा है? तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो जाएगा। जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामीन रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फल सब्जियों को लंबे समय तक फ्रिज रेफ्रिजरेटर में परिरक्षित करके रखा जा सकता है क्योंकि फ्रिज का तापमान कम होता है। कम तापमान पर क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कीटाणु मर जाते हैं, दूसरा है कीटाणु भाग जाते हैं, तीसरा है कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और चौथा है कीटाणुओं में वृद्धि बढ़ जाती है। तो देखिए कीटाणु कभी भी जल्दी मरते नहीं हैं, हम लोग कितना भी उसको ठंडा या फिर गर्म कर दें। कीटाणु भाग जाते हैं, ये कोई लॉजिक है ही नहीं। कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कीटाणुओं में वृद्धि आती है, तो हम लोग वृद्धि करने के लिए क्यों इसको फ्रिज में रखेंगे? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आप लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? जब हम लोग प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है उसके बारे में बात किया गया है। क्या पेचिश हो सकती है, दूसरा है त्वचा रोग हो सकता है, तीसरा है चेहरे पर सूजन हो सकती है और चौथा है बालों का रंग उड़ जाना। तो देखिए हम लोगों ने प्रोटीन की कमी से 2 रोग पढ़े थे, एक था क्वासियोरकर और दूसरा था मरास्मक। तो जो वो दोनों रोग हैं उसमें क्या होता है, ये चारों जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। चारों सिम्टम्स उन रोगों में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम क्या रहेगा यहाँ पे? तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है और जो राइबोसोम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या राइबोसोम कार्बोहाइड्रेट बनाता है या राइबोसोम जो है वो फैट बनाता है, क्या वो प्रोटीन बनाता है या फिर वो विटामिन बनाता है? तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता, जो राइबोसोम आपका होता है वो बनाता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एटीपी बनाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाता है, जो राइबोसोम है उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि देखिए जो विश्व के जो लोग हैं वो योग करते हैं, क्यों करते हैं? यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा है यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा है यह भूख बढ़ाता है और चौथा है यह खुशियां लाता है। तो देखिए जो लोग योग करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि योग जो है लोगों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो सीटेड दिसंबर 2018 में पूछा गया है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज बहुत बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? सिर्फ एक ही कथन ऐसा है जो कि सेलुलोज के बारे में सही है, उसको हमें देखना है। पहला हमारा ऑप्शन है मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन है सेलुलोज एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा था तो हम लोगों ने सेलुलोज को पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत रखा हुआ था। अगला है कि जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये मानव रुधिर में अवशोषित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। तीसरा है सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि ये आसानी से टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो भी गलत हो गया। चौथा है मानव उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए जो मनुष्य जो होता है उसमें सेलुलोज पाचक जीवाणु नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी गलत हो गया। जो सेलुलोज पाचक जो जीवाणु होते हैं वो पाए जाते हैं एनिमल्स में। एनिमल जो होते हैं उनमें जो होता है सेलुलोज पाचक एंजाइम होते हैं। वो भी कैसे एनिमल? ऐसे एनिमल जो कि शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इन लोगों में सेलुलोज को पचाने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं? इनमें क्या करना है? आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पे उपरोक्त में से कौन सा नीला या काला रंग प्रदान करेगा? देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
उनका परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि आयोडीन घोल का यूज किया था। तो हमारा जो ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन है, उसमें से ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्वेश्चन में सीधे सीधे यही पूछना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो क्या उबले और पीसे आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। दूसरा है उबले और चबाए हुए चावल। तो देखिए उबले हुए चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चबाए हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग चावल को चबाते हैं तो जो चावल होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम जो कि हमारे लार में पाया जाता है वो मिल जाता है, और जो चावल का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सुक्रोज में बदल जाता है, चीनी में बदल जाता है, सुक्रोज में बदल जाता है। इसलिए ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण नहीं देगा। अगला है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा। तो ये भी सही है, रोटी और ब्रेड का टुकड़ा अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगला है चीनी शर्करा का घोल। तो हमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है, शर्करा का परीक्षण नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अगला है नारियल का तेल। तो इसमें क्या होता है, फैट होता है, तो हमें फैट का परीक्षण नहीं करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 भी गलत हो गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 3 ऑप्शन सही है, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है, इन चरणों का सही क्रम क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए प्रोटीन के परीक्षण के बारे में बात किया गया है, इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के बारे में बात किया गया था, यहाँ प्रोटीन का परीक्षण है। तो जब हम लोगों ने थियरी सेक्शन किया हुआ था तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था। अब जो बच्चे थियरी सेक्शन नहीं लिए हैं उनको कोई इस क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहले ऑप्शन है खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर 10 बूंद जल डालिए और परखनली को हिलाइए। दूसरा है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। अगला है परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए और भली भांति हिलाइए। उसके अगला जो चौथा नंबर का है वो बोल रहा है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना था, खाद्य पदार्थ लेना था और उसका पेस्ट बनाना था, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका पहले आएगा। उसके बाद क्या करना था, खाद्य पदार्थ में हमें जब हम लोगों ने उसको पाउडर या फिर पेस्ट बना लिया था तो उसमें हमें जल मिलाना था, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर पहला है वो दूसरे स्थान पे आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें परखनली में पहले हम लोगों को कॉपर सल्फेट डालना था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो तीसरे स्थान पे आएगा। और जो हमारा परखनली में 10 बूंद कास्टिक सोडा हमें डालना था वो हमने चौथे स्टेप में किया हुआ था, तो ये आपका आ जाएगा चौथे स्टेप में। तो इस प्रकार जो हमारा स्टेप बनता है वो बनता है 2, 1, 4, 3। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। 2, 1 और 4 और 3 जो होता है उस प्रकार से हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। तो देखिए एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया है, ये जुलाई 2013 में पूछा गया था, उसके बाद भी 2-3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो जो है वो उससे आप लोगों ने कई चीज़ों को सीखा होगा, कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थियरी को भी कवर करते रहते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।